पूरे इंडिया में बिल्डर्स जो हैं ये लोगों के हार्ड एंड मनी को चूना लगा रहे हैं इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने में। और मेरे को खुद बीइंग ए डॉक्टर मेरे को खुद जो है मेरे को लॉ सीखना पड़ा। हमारे देश में होम बायर्स को सस्ते में लिया जा रहा है। मैं इसके खिलाफ रेरा के ऑर्डर के अगेंस्ट मैं हाई कोर्ट में गया कि ये रेरा एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और झूठ बोल रही है। जब हमारा राजा ही जो है वो प्रजा के अगेंस्ट हो जाएगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के केस में बिल्कुल ठीक कहा था कि ये सारी अथॉरिटीज ये भ्रष्ट हो चुकी हैं। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ नवीन गुप्ता। शासन प्रशासन में बिल्डर माफिया का अधिकारियों से गठजोड़ किसी से छिपा नहीं है। बिल्डर और अधिकारियों के एक ऐसे ही गठजोड़ से परेशान होकर एक खरीदार अपना फ्लैट पाने के लिए पिछले 16 सालों से बिल्डर सहित सरकारी अधिकारियों और कोर्ट के चक्कर लगाने में लगा हुआ है, लेकिन कोर्ट के अलावा उसे आज तक कहीं पे न्याय नहीं मिल पा रहा है जो कि मिलना चाहिए था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेशे से डॉक्टर अखिल महाजन की, जिन्होंने सन 2006 में मित्तल बंधुओं द्वारा 48 एकड़ में बनाई जाने वाली नहर पर लाइसेंस शुदा कॉलोनी में रहने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए एक फ्लैट का सौदा किया था। लेकिन 16 सालों बाद भी डॉक्टर महाजन को फ्लैट नहीं मिल पाया है। आज हम डॉक्टर महाजन की जवानी दिखाएंगे कि उनको पिछले 16 सालों में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरा नाम है डॉक्टर अखिल महाजन। क्या मामला है आपका, एक जो प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है आपके शासन प्रशासन के साथ? सर ये मैंने एक फ्लैट बुक किया था, ये सेक्टर 89 टिकावली में। कौन बिल्डर था? ये त्रिवेणी फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लाइसेंसी था जी। उसने आगे डेवलपिंग एंड मार्केटिंग राइट्स दिए हुए थे हेरिटेज कॉटेज और 4 अनदर कंपनीज को। कौन कौन सी कंपनीज थी वो? इनमें से जो लाइसेंसी थे उनका नाम था मधुर और सुमित मित्तल, सेकंड फेरस ब्रदर्स, अपना सेठ ब्रदर्स, थर्ड हेरिटेज कॉटेज, फोर्थ इज पॉल एंड 5वां बीएसएफ वाले हैं और जियोन वाले हैं। क्या है मामला आपका? सर इसमें ये मामला जो है बहुत ही गंभीर है, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह के ये लोग पूरे इंडिया में बिल्डर्स जो हैं ये लोगों के हार्ड एंड मनी को चूना लगा रहे हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी में पिछले ये लाइसेंस नंबर था 3436/2006। ये सन 2006 में ये इशू हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ टाउन कंट्री प्लानिंग के द्वारा। किसके नाम पर? ये लाइसेंस था त्रिवेणी फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। और इसमें 2 जो है पार्टनर से सुमित और मधुर मित्तल और सेठ ब्रदर्स। और इन्होंने ये फ्लैट को 3 साल में बना के देना था, इन्होंने लाइसेंस के टर्म्स कंडीशन के अनुसार। लेकिन आज हमें इस पूरे सिस्टम से लड़ते हुए आज पूरे 16 साल हो गए हैं। 16 साल? हाँ जी। और आप सोचो कि मैं देश की कोई कोर्ट नहीं छोड़ी जहाँ पे मैं गया नहीं हूँ इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने में। और मेरे को खुद बीइंग ए डॉक्टर मेरे को खुद जो है मेरे को लॉ सीखना पड़ा। और लॉ सीख के मैं अपने सारे केसेस हमने खुद रिप्रेजेंट किए हैं मैंने, ताकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हाई कोर्ट में इतने महंगे वकील अफोर्ड कर पाएँ। ये सबसे पहले मैं 2016 में मैंने हाई कोर्ट में गया था कि इसमें एक एक्ट लगता है, उसको बोलते हैं HDRU एक्ट 2016 जी, और HDRU एक्ट 1975 जी। इस एक्ट के दौरान जो लाइसेंसी है वो स्टेट है, जो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी स्टेट होती है और इसकी सोवरेन गारंटी होती है कि ये सारा जिम्मेवारी लेती है और इसके लिए वो सरकार बाकायदा पैसे लेती है, लाइसेंस फ़ी लेती है और करोड़ों रुपया इस लाइसेंस फ़ी के तहत जमा होते हैं। और इस डिपार्टमेंट का नाम है टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट। किसके नाम पे लाइसेंस जारी हुआ था? ये सुमित मित्तल और मधुर मित्तल नेम में हुआ था, कंपनी के नाम? कंपनी के नाम पे होता है, त्रिवेणी फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे था जी। और इन्होंने एक भी जो इसमें इन्होंने एक भी ईंट नहीं लगाई। जो मेन बंदा है मित्तल ब्रदर्स, इसने कोई ईंट नहीं लगाई। इनका आपस में झगड़ा हो गया ईडीसी का और इन्होंने ईडीसी जमा नहीं कराई। जब ईडीसी जमा नहीं कराई तो उससे लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ तो सारे के सारा प्रोजेक्ट फंस गया। अच्छा। और अल्टीमेटली ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, वो आर्बिट्रेशन हुई और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आदेश दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि पैसे आपको ही देने पड़ेंगे। अच्छा। और लेकिन इन्होंने यहाँ भी जो बिल्डर्स ने गवर्नमेंट के साथ हेराफेरी करके वहाँ भी 25 करोड़ का बेनिफिट ले लिया, जबकि टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट का फर्ज होता है कि वो क्लॉज इंसर्ट करे। जब 25 करोड़ की वो इतनी बड़ी रकम इनको इंटरेस्ट फ्री कर रही है तो इनको अपने लाइसेंस रिन्यूअल में ये क्लॉज डालनी चाहिए थी, प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। मेरी सबसे पहले पिटीशन लगी थी 2016 में 6775, जहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर महाजन ने मांगा है HDRU एक्ट की पालना, जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है।
और उसमें उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करो। इन्होंने उस पर कुछ भी काम नहीं किया। जब भी हम जाते थे डिपार्टमेंट में तो इनका एक ही एक्शन होता था कि आपका क्या रोल है, होम बायर का कोई रोल नहीं है। और ये बड़े गंभीर विषय है कि जिस तरह से हमारे देश में होम बायर्स को सस्ते में लिया जा रहा है और उनको पता है कि इनके पास कोई महंगे वकील नहीं है और ये आपस में मिल जाते हैं और लोगों के जो पैसे हैं हार्ड एंड मनी सारी खराब हो जाती है। यस, अब आप ये देखिए कि इस प्रोजेक्ट में 3088 फ्लैट्स हैं। अच्छा। और आप सोचो कितने करोड़ों रुपया ये लोगों से लेके बैठे हैं और सारे के सारे पैसे इन्होंने साइफन कर दिए हैं। 3088 फ्लैट बता दो बन चुके हैं या 3088 फ्लैट? नहीं, इनके लिए लाइसेंस मिला था प्लस EWS के भी जी। अब आप देखो कि इसमें से कोई भी इन्होंने फ्लैट्स कंप्लीट नहीं किए, सारे पैसे लेके इन्होंने शेल कंपनीज में आगे डाइवर्ट कर दिए। अब इसमें मैं सबसे ज्यादा दोष दूंगा डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट के पास क्लियर कट रेगुलेशंस हैं लेकिन वो उसको पालन नहीं करते हैं, लाइक एस्क्रो अकाउंट। तो मेरी बात होगी कहीं ना कहीं। यस, देयर इज अ टोटल क्लूजन। अब मेरे वाले केस में क्लूजन बिल्कुल प्रूव हो गया है। कैसे? ये प्रूव है कि पहली बात तो इनको वहां पे एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करना होता है। इन्होंने एस्क्रो अकाउंट मेंटेन नहीं किया। जितने भी होम बायर्स के जो पैसे आते हैं वो इनको जमा कराने होते हैं अपने एक एस्क्रो अकाउंट में। बिल्डर ने बड़े चालाकी से FIR दर्ज करा दी, मेरे सारे कागज गुम हो गए हैं। जबकि रूल के मुताबिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बुक्स होनी चाहिए। इनकम टैक्स जो है इसमें पेपर गए होते हैं, वहां से रिकंस्ट्रक्शन की जा सकती है, लेकिन इनका कोई मकसद ही नहीं है होम बायर को रिलीफ देने का। अब उसके बाद जब हमने ACS से मिले मैं 2016 में राघवेंद्र राव जी से, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बेनिफिशियरी इंटरेस्ट की पॉलिसी है और हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो इसलिए हमने पॉलिसी बनाई है बेनिफिशियरी इंटरेस्ट की और हम इसको 5 हिस्सों में जो बंदा डेवलप करना चाहता है हम उसको बेनिफिशियरी इंटरेस्ट दे देंगे। रूल के मुताबिक 3 ऑप्शन होते हैं। कौन से? पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो सरकार खुद टेक ओवर कर ले प्रोजेक्ट को। सेकंड ऑप्शन होता है कि वो थर्ड पार्टी को दे दे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आबरमाली केस में NBCC को दिया है जी। और थर्ड ऑप्शन है कि RW खुद आए और उसको हैंड ओवर हो जाए। ठीक है, हमारे वाले केस में बेनिफिशियरी इंटरेस्ट था। हमने पांडुरंगी जी के पास में मिलता रहा। कम से कम मैंने इस डिपार्टमेंट में 2016 से 100 या 150 चक्कर लगाए हैं मैंने चंडीगढ़ के तब जाके पांडुरंग जी को इनको पूरा समझा के कि यहाँ पे पूरा नेक्सस काम कर रहा है और ये पूरे देश के हमारे निवासियों को माफिया है, ये पूरा एक माफिया है जो इन लीग। मैंने ये भी कह दिया था पांडुरंग जी की आपका ऑफिस टोटली करप्ट है। यहाँ पे सारे बंदे इनसे मिले, बिल्डर से मिले हुए हैं। हमें मिलना होता है तो हमें मिलने के लिए परेशानी होती है। इनकी सीधी एक्सेस जो है सीधी आपके ATP DTP ये पॉलिसी भी ऐसी बनाते हैं जिसमें कि होम बायर्स का नुकसान होता है। अच्छा। अब जैसे मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, इस केस में 25 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया गया EDC में। उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट क्या नाम है हाई कोर्ट में भी कोई गलत स्टेटमेंट वगैरह दी है, शायद ऐसा कुछ भी मामला है? हाँ सर, इसमें ऐसा होता है एक्ट में। पहले तो ये बताना चाहूंगा आपको कि इसमें जो 25 करोड़ की EDC जो माफ की गई है जी, ठीक है, इनको लाइसेंस क्लॉज में लिखना चाहिए था। ये तभी एप्लीकेबल होगी जब आप फ्लैट बना के दोगे। अच्छा। पहली गलती तो ये है। सेकंड गलती, इन्होंने मॉनिटर नहीं किए प्रोजेक्ट्स को। और थर्ड गलती ये है कि भाई जब आपने इनको बेनिफिशियरी इंटरेस्ट की पॉलिसी है तो आप इनको हमने जब दे दिया, जब मेरे वाले डेवलपर को जब मिल गई पॉलिसी के साथ में, इसको हेरिटेज कॉटेज है, प्रवीण खुराना है। अच्छा, हेरिटेज कॉटेज। अब देखो इनको लॉ सारा पता है। लाइसेंस तो आप बता दो किसी और के नाम पर हेरिटेज की। सर ऐसे लाइसेंस जो है वो TFIL के नाम पे है, लेकिन जो पॉलिसी के हिसाब से आप बेनिफिशियरी इंटरेस्ट जब वो नहीं बना रहा तो आप इनको दोगे ना, तो आप कोई तो बनाएगा ना। कब तक तो इन्होंने इसी को पार्टनर भी बनाए गए थे। हाँ जी, 5 पार्टनर बनाए थे, तो उनमें से 5 को कानून के हिसाब से बेनिफिशियरी इंटरेस्ट का पॉलिसी मिल सकती है। वो लीगल है 5? हाँ वो लीगल है, वो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है। तो वो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन हमने इंप्लीमेंट कराई सर को बोल के कि भाई कौन से 5 हैं पहले एक बार बता दो सर। इसमें एक तो टिडको है जो अपना जो ये अपने मित्तल ब्रदर्स की खुद की कंपनी है जी। सेकंड आपके पास है सेठ ब्रदर्स की, फिर हेरिटेज कॉटेज की, फिर ORS, फिर पॉल एंड जॉन। ओके। अब इन्होंने रूल के हिसाब से ये इनको 48 एकड़ खुद बनाना होता है, लेकिन इन्होंने आगे मार्केटिंग एंड डेवलपिंग राइट दे दिए, पैसे जमा नहीं हुए, प्रोजेक्ट बंद हो गया। अब इसमें भी खामी है कि आप लाइसेंस को क्यों 3-3 साल की रिन्यू कर रहे हो। अब इन्होंने ये लिमिट बढ़ाई है 5 साल की। जब आपको पता है कि आपके प्रोजेक्ट इतने लंबे चलते हैं तो आपको एक टाइम लाइसेंस भी लेनी चाहिए ताकि हमारे प्रोजेक्ट तो ना रुके कम से कम। तो ये प्रोसेस है, तो ये बेसिकली इनको सबको पता है, लेकिन लाइसेंस फी सरकार अपने खजाना भर रही है एट द कॉस्ट ऑफ होम बायर्स। आई एम वेरी क्लियर इन माई कंसेप्ट। सेकंड थिंग, मॉनिटरिंग नहीं होती है इसमें।
और जब बेनिफिशियरी इंटरेस्ट दे दिया तो बिल्डर जो है इसके खिलाफ अपील में चला गया। जब अपील में चला गया तो सेक्शन 19 की अपील होती है। सेक्शन 19 की अपील में दिंदर जी नहीं इनके गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट में अपील गई कि ये गवर्नमेंट ने गलत ऑर्डर पास कर दिया। वहां मैं खुद अपील हुआ, इम्प्लीडमेंट हुआ और वो भी मैंने डिसमिस करा दी अपील इसकी कि गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी मेरिट में कोई दम नहीं है। ये फिर भी गवर्नमेंट के ऑर्डर को धक्का बनाते हो। यस, पहला झटका सेक्शन 19 की अपील में लगा 2021 में उसको। फिर उसके बाद जब उसको लगा कि मैं यहाँ से हार गया हूँ, वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में भी हमने यस उस ऑर्डर इस गवर्नमेंट के सेक्शन 19 की अपील के अगेंस्ट और बेनिफिशियरी इंटरेस्ट की पॉलिसी के अगेंस्ट कि भाई आपने इनको कैसे दिया कि मेरे पास एनओसी नहीं, मैं इसको एनओसी नहीं दूंगा, जबकि उसने फेरस को एनओसी दे दिया हुआ है, जो दूसरी पार्टी है इसको एनओसी दे दिया हुआ है उसको। लेकिन इनसे ये पैसे और बटोरना चाहता है और इनका आपस का पैसे का धंधा है, लेकिन हम लोग होम बायर्स में मर रहे हैं। हाई कोर्ट को पूरी बात बताई गई तो हाई कोर्ट ने भी स्टे ग्रांट नहीं किया, लेकिन वहां पे इसने धोखे से ये बोल दिया मुझे पैसे लेने हैं। तो उन्होंने एक क्लॉज लिख दिया कि नो टिल फर्दर 4383 में कि इसमें कोई नो फर्दर राइट्स टू बी क्रिएटेड। इन द मीन वाइल आई हैड गॉन टू रेरा बिकॉज हाई कोर्ट ने हमें कहा था रेरा में जाइए, आपका सारा कंप्लेंट वहां पे है, अगर वहां सेटिस्फाई नहीं होगे तो आप हमारे पास वापस आना। रेरा में मैंने 826 यस तो मैं 826 नंबर एप्लीकेशन लगाई, वो भी मेरी फेवर में गई 878 नंबर में, लेकिन मेरा ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर मैंने इसकी कानून में इनके धारा है जिसमें एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं, तो मैं एग्जीक्यूशन में चला गया। जब एग्जीक्यूशन में चला गया तो पता चला जी रेरा के पास तो एक्ट इनकम्प्लीट है। इसका सेक्शन 3738 कहता है कि इनको डायरेक्शन देने की पावर ही नहीं है रेरा को। यस, गवर्नमेंट को। अब जिसमें हमारे को गवर्नमेंट को देने की पावर नहीं है। हालांकि इसमें एक सीआरपीसी प्रोसीजर कोड 1908 होता है जिसमें इनको मिनिस्ट्रियल की पावर होती है, लेकिन उसमें एक्ट में वर्ड गवर्नमेंट लिखना भूल गए ये लोग। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को लिखा सर इस एक्ट को चेंज किया जाए होम बायर्स की फेवर में, और लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है। और अल्टीमेटली वही लेटर मेरी लॉ एंड जस्टिस ने फिर टाउन प्लानिंग को भेज दी, उसमें अमेंडमेंट होनी बाकी है। फिर ये बिल्डर लॉ भी बहुत स्ट्रांग है, इन्होंने फिर भी हाई कोर्ट में 130 एप्लीकेशन डाल दी रेरा के एक्ट के अगेंस्ट, जो कि बाद में अभी ये सारी डिसमिस हो गई हैं, जिसमें उन्होंने आर्टिकल नंबर 14 को इन्वोक किया। एक सेक्शन 43/5 है जो ये कहता है कि अगर कोई बिल्डर को अपील में जाना है, बिकॉज रेरा के बाद अपीलेट बॉडी है अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो उसमें सेक्शन 43/5 में लिखा हुआ है कि अगर किसी बिल्डर को होम बायर के अगेंस्ट जाना है तो आप जो है पूरे पैसे जमा कराओगे। तो इन्होंने जो बड़े बड़े वकीलों का साथ लेके उन्होंने इसमें कानूनी लेखना बना दिया। आर्टिकल 14 का ये है आप बिल्डर को तो कह रहे हैं पैसे जमा करो, लेकिन होम बायर के ऊपर कंडीशन नहीं है। तो ये अल्टीमेटली ये वाली जो एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसमें लिखा था कि both home buyers as well as the builders have both the rights and liabilities, but the rights of the home buyer are more than the builders because there are complaint against the builders। कोई ऐसी कंप्लेंट होगी तो वो देखेंगे, लेकिन ये आपका जो मतलब ये पक्ष जेन्युइन नहीं है कि आपको पैसे पूरे देने पड़ेंगे। आप पहले पैसे पूरे जमा कराइए, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी हेराफेरी की हुई है, आप लोग डिले करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिले होता है और पेनल्टी ऑन द डिले होता है, वो सारी हमारी फेवर में गई और वो इनकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई। अब 1.5 साल लग गया रेरा को, इसी चक्कर में कोई वो दे ही नहीं पाए। फिर इन्होंने गड़बड़ की, वकीलों से मिलकर इन्होंने एक्ट में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का रोल होता है, उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए कि भाई ये जो इंटरेस्ट और पेनल्टी देने का काम रेरा की अथॉरिटी को नहीं है, अब सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर को है। वो भी हाई कोर्ट ने फिर ये डिसमिस की और फिर हमारी फेवर में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 साल से 2 साल से आम आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा था। हाई कोर्ट के पास जाओगे, रेरा पे जाओ, रेरा के पास पावर्स नहीं थी। 1.5-2 साल तो इस कानूनी लड़ाई में लग गए। अब जब मेरी बारी आई तो अब इन्होंने 641 में ये कह दिया कि भाई स्टे दिया हुआ है। मैं इसके खिलाफ रेरा के ऑर्डर के अगेंस्ट मैं हाई कोर्ट में गया कि ये रेरा एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और झूठ बोल रही है ये। तो उसमें इन्होंने 2 बार इनके जो वकील अपीयर ही नहीं हुए, क्योंकि रेरा के अपील इनको समझ आ गई थी कि इन्होंने गलती कर ली है। अब गलती कर ली है तो इनको उम्मीद नहीं थी क्योंकि होम बायर को इतनी ऊपर अपने आप पहुंच जाएगा। जब इनको हाईकोर्ट ने पूछा भी ये आपने ये मेरे ऑर्डर्स की मतलब तो ये था नहीं, इन्होंने भरी हाईकोर्ट में 19954 में इन्होंने अपनी गलती मानी। रेरा ने अपनी गलती मानी, हमसे ये गलती हो गई है, इसमें स्टे नहीं है। अब इन द मीनवाइल जो ये हाईकोर्ट में आया हुआ था, लास्ट डे ऑफ द आर्गुमेंट में ये लोग विड्रॉ कर गए। अब जो अपोजिट पार्टी बिल्डर उनको लगा कि हम हार जाएंगे तो विड्रॉ कर गए, और इन्होंने हाईकोर्ट को झूठ बोल दिया कि हमारी जो ये केस जो है रिकंसिडर कर रहे हैं। मुझे बात समझ नहीं आई कि भाई ये लास्ट मोमेंट पे क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ये विड्रॉ किया तो मैंने कहा मेरा केस तो चलेगा, मैंने तो इन्होंने मेरे को नेक्स्ट डेट 30 जनवरी दे दी। इन द मीनवाइल मैंने सरकार के अगेंस्ट
एक और एप्लीकेशन डाल दी कि आपको कोई पावर नहीं है रिकंसिडर करने की, जबकि अपील डिसमिस हो चुकी है और केस हाई कोर्ट में था, कोई स्टे नहीं है। आपने किस अख्तियार से जो ये लेटर इशू की है? फिर मैं इनके डीसी गुरुग्राम जो थे सत्यप्रकाश जी, मैं उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आप कौन होते हो, आपका कोई स्टेटस लोकस स्टैंडी नहीं है इस केस में। मैं बहुत परेशान हुआ कि जब हमारा एक डिपार्टमेंट का हेड एक होम बायर को कहता कि आपकी लोकस स्टैंडी क्या है, तो मुझे समझाना पड़ा कि सर मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इम्प्लीमेंट पार्टी थी और आप मुझे ऐसे नहीं कहते कि आप जो है आपकी लोकस स्टैंडी क्या है। तो अल्टीमेटली जब इनकी डेट लगी क्वेश्चन की तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। अब आप देखो गवर्नमेंट ने भी झूठ बोला, रिकंसिडर कर लिया, विच इज रॉन्ग, इट कैन नॉट बी डन बिकॉज कोई भी अथॉरिटी अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं करती, और जबकि अपील डिसमिस हो चुकी है। अपील डिसमिस होने के बाद केस हाई कोर्ट में आ गया, इसका मतलब अब जो भी करेगी मामला हो गया। नहीं, सब्सिट्यूट मामला नहीं है सर, नहीं सब्सिट्यूट हो गया, हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में विड्रॉ हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये केस हाई कोर्ट में है, आपने रिकंसिडरेशन किस ग्राउंड पे की? जी। आपने हमें कोई अपॉर्चुनिटी दी कि हम रिकंसिडर कर रहे हैं, और आपके पास पावर ही नहीं है एक्ट में इनका एक सेक्शन 21 है डीआरयू एक्ट में, जिसके तहत ये डायरेक्टर को पावर ही नहीं है लेटर निकालने की। अच्छा, फिर टाउन कंट्री, यस दे डोंट हैव ए पावर, दैट इज व्हाई आई ब्रॉट दिस थिंग टू द नॉलेज ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड दे डिडंट हैव एनी आंसर टू दिस एंड द एंड रिजल्ट वाज, उस दिन हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, उस दिन हमारे बेंच पूरा नहीं था, तो बेंच में ऑर्डर रिकॉल करने के लिए सेम बंदे होने चाहिए। तो लेकिन उस दिन भी नोटिस ऑफ मोशन इशू हो गया। नोटिस ऑफ मोशन तब इशू होता है व्हेन देयर इज अ प्राइमरी फेशिया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फैक्ट्स। In both my cases, the prima facie, the case has been established beyond doubt. The department is in the Katgare as well as RERA authorities they have admitted. So now what you can do? जब हमारा राजा ही जो है वो प्रजा के अगेंस्ट हो जाएगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा? So this is a nutshell story कि रेरा को रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, वो फेरस को दे दिया, हमें नहीं दिया। तो आप सोच सकते हो कि कितनी लंबी लड़ाई है। 2006 से लड़ रहा हूं और 2021 में कितने इंडिया में कितने बंदे जा पाएंगे? अधिकारियों और बिल्डर्स का जो गठजोड़ है उसका खामियाजा 16 साल से भुगत रहे हैं। यस, अब मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के केस में बिल्कुल ठीक कहा था कि ये सारी अथॉरिटीज ये भ्रष्ट हो चुकी हैं। मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि इस केस को हर अटमोस्ट प्रायोरिटी भी ले जाए और जिन्होंने भी रिकंसिलिएशन के ऑर्डर दिए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेटेस्ट क्या चल रहा है उस मामले में? अब मेरी जो डेट लगी हुई है 30 जनवरी को डेट लगी हुई है और ये ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और इन्होंने इन द मीनवाइल 22 को हियरिंग कर ली थी। लेकिन जब इनको नोटिस ऑफ मोशन इशू हो गया तो इन्होंने वहां पे जो बिल्डर्स को कहा कि हम जो है अभी सिर्फ हियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि वो हियरिंग करने के लिए लीगली लायबल नहीं है। अब क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट डेट लगी हुई है 30 जनवरी में, उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और उस वक्त गवर्नमेंट की बहुत किरकिरी होगी। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, और प्लस इस केस में जो सीएम साहब संभाल रहे हैं ये सारा जो डिपार्टमेंट है, और ये उनकी नॉलेज में नहीं होता, ये इस तरह के डिसीजन सीएम की नॉलेज में होते नहीं है, ये अधिकारियों के पास होता है, जो भी बहुत गलत बात है। दिस इज रॉन्ग, द सिस्टम नीड्स टू चेंज this kind of decision which has got the bearing which is illegal, unconstitutional, and thus action should be taken against these officials who are misusing the provision of the act. इस मामले में आपने मुख्यमंत्री जी से बात करी है? नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिलना हमारे बस का नहीं है, क्योंकि हमने क्योंकि हम आम आदमी कहाँ मिलेगा, इनसे नहीं, आईएएस से नहीं मिल सकते। आप मेंबर्स अपने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग भी रख रहे हैं। ये ग्रीवेंस कमेटी, ये ग्रीवेंस कमेटी हमने पहले एक बार रख चुके हैं ग्रीवेंस के, लेकिन ये बिकॉज मामला सब्जुडिस था तो कहते हैं सब्जुडिस मामले को हम लेंगे नहीं, ठीक है, तो इस वजह से हमारी सुनवाई होती नहीं थी। पहले भी हमने जो सीएम वाली जो दुष्यंत चौटाला जी वाली मीटिंग में हमने रखा था, उसमें इन्होंने सुनवाई हुई थी, लेकिन बट हम संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि रीजन बिंग अब इसमें जो है जब केस कोर्ट में होते हैं तो ये लोग बिल्डर्स जो है फायदा उठाते हैं, और इसमें सीएम जो वाला जो इनकी जो दरबार है उसमें इस तरह के केसेस सुनने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और लीगल केसेस सुनने के लिए लीगल ओपिनियन चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से इसमें पूरे जो मामला है वो आपका टाउन एंड कंटेम्परेरी का बिल्डर में किस का दोष मानते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें? देखिए, इसमें मुख्यतः तौर पे दो ही डिपार्टमेंट हैं, जो एक डिपार्टमेंट ऑफ टाउन कंट्री प्लानिंग, जो इस केस में बिल्कुल इन्होंने दे हैव बिकम टोटली इरिस्पॉन्सिबल। जो ये लेटर ऑफ रिकंसिलिएशन दी गई है ये बिल्कुल हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। इससे ये प्रूव होता है कि कोई ऐसी लॉबी है जो इनको फोर्स किया गया। जबकि मैं डीसी गुरुग्राम से मिला, जो अभी करंट टीसीबी साहब हैं, तो उनको पता ही नहीं था कि इस केस में बेनिफिशियरी इंटरेस्ट जो है वो दिया जा चुका है। तो जब मैंने उनको ये पूरी बात बताई कि सर मेरे पास पूरे तथ्य हैं, मेरे पूरे लाइसेंस की फोटोकॉपी है और आई कैन प्रूव इट कि यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ी हुई है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब हम बेसिकली इसमें हमें फ्लैट चाहिए,
कि सबसे पहले फ्लैट्स अगर हमें ये जब गवर्नमेंट ने हमारी फेवर में बेनिफिशियल इंटरेस्ट की पॉलिसी दे दी है, रेरा ने भी गड़बड़ की है, रेरा के बंदे भी इन्वॉल्व हैं बिल्डर के साथ, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर में छेड़छाड़ की है जो प्रूव हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ फैक्ट. So in my opinion, it is a clear-cut case where RERA authorities as well as the Department of Town Country Planning is connivance, and this thing is proved by the Supreme Court in Amrapali case, where they say these authorities have become total autonomous and they don't listen to the home buyers' interest. My request to CM is they just look into the matter and give punishment as was given in the Amrapali case in Noida Authority. तो आप इस पूरे मामले में डिपार्टमेंट बता दिया, कौन कौन से अधिकारी आपके हिसाब से दोषी हैं जो लगता है कि बिल्डर से मिले हुए हैं? सर इस केस में अब जो लास्ट में जो ये आया है हमारे पास, जो लास्ट में जो ये इन्होंने लेटर ऑफ रिकंसिडरेशन दिया, ये तो बिल्कुल इलीगल है. अब ये या तो इनके पास जो डायरेक्शन आई है वो एसीएस लेवल से आई हैं, क्योंकि डायरेक्टर नया है. ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब डायरेक्टर चेंज होता है, और डायरेक्टर चेंज होने के बाद जो है एसीएस के फिर ये वहाँ से नहीं इनका काम चला तो ये एसीएस के पास चले जाते हैं, एसीएस नहीं चला तो हाईकोर्ट चले जाते हैं. इस केस में ये तीनों जगह से हार गए थे. अब इन्होंने जैसे चेंज ऑफ गार्ड हुई, अब ये डायरेक्शन दिलवाई है. अब इसमें जो एसीएस साहब अरुण गुप्ता जी आए हैं, इन्होंने पहले भी देयर वाज अ मिस्टेक इन दिस लाइसेंस, उसमें 33 करोड़ की जो है टिडको के नाम पे लायबिलिटी डाल दी थी. और दिस इज अ टोटल, आई विल रिक्वेस्ट सीएम साहब टू लुक इनटू द लाइसेंस एंड द थिंग्स विल बी आउट. इट इज अ वेरी क्लियर कट केस, ओपन एंड शट केस, वेयर थिंग्स आर ऑन द पेपर इटसेल्फ एंड द डिपार्टमेंट विल नॉट बी एबल टू डिफेंड देयर एक्शंस. तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप इस मामले में? सर अगर हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी तभी है, हमें मिल यहाँ से लेके आप चंडीगढ़ तक सारे में गए हो, लेकिन सर हमें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हमारे पास कोई सिफारिश है. मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास कोई भी इतना वो नहीं है. मैं कोर्ट्स हमारे लिए अप्रोचेबल थी, क्योंकि अभी हम नागर साहब को भी लेके गए थे, जो लोकल एमएलए हैं उनको भी लेके हम गए थे. लेकिन अब देखते हैं आगे की, बिकॉज हमारे पास मुख्यमंत्री को मिलने का कोई साधन नहीं है. आप बता रहे हो नागर साहब को मैंने पूरा बताया था. नागर साहब ने हमारी बहुत हेल्प की. इन्होंने पिछली मीटिंग में नागर साहब ने हमारी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने पूरा बताया, नागर साहब को समझाया भी था. उनको सारी बात समझ आ रही है. अल्टीमेटली तो अब लेवल तो गवर्नमेंट लेवल पे ही है, इनको देखना पड़ेगा अपनी गलतियां को, ये गलतियां ना करें और सीएम साहब एक्शन लें और फटाफट ये है हमारे जो बिल्डर को जो है बेनिफिशियल इंटरेस्ट दिया जाए, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है. सब कुछ दिया जा चुका है, नोटिफिकेशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है. अब तो सिर्फ एक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देना बाकी है. रही बात पैसे की, पैसा ये झूठ बोल रहा है बिल्डर. इन्होंने 11 लाख रुपए बोल रहे हैं 1338 नंबर 2016 के केस में साकेत कोर्ट में. रेरा में बोल रहा है 16 करोड़, 6 करोड़, हाई कोर्ट में बोल रहा है 5 करोड़. अलग अलग हर जगह बयान है. इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस बिल्डर के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई. बिकॉज इसने जो है, इवन आप मजे वाली बात यह है, इसमें एसडीआरयू एक्ट में सेक्शन 7 होता है, उसमें एफआईआर लॉन्च नहीं करा पाया, जबकि केस सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका. इसका हमने लाइसेंस पांडुरंग से मिलकर फर्दर लाइसेंस के लिए बाहर लगाया, लेकिन ये नंबर ये अपने आदमी चेंज कर लेता है. अभी प्रोजेक्ट लाइसेंस मिल रहे हैं इसको किसी और नाम से. सारे पैसे इन्होंने अपने वहां पे साइफन आउट कर दिए हैं. इस केस में इनकी सीबीआई ईडी इंक्वायरी होनी चाहिए. दिस इज अ fit case for CBI ED inquiry as well as the investigation into the functioning of the Department of Country Town Planning. तो बित्तर बंधुओं के खिलाफ. Yes. तो अब जो मामला है, आपकी डेट बता रहे 30 जनवरी. अब 30 जनवरी है. अब इनके पास अब कुछ बचा नहीं है. अब तो इनके पास हाई कोर्ट ने भी इनको नोटिस ऑफ मोशन इशू कर दिया है, और डिपार्टमेंट को भी और रेरा को. इनके पास कोई भी अपने आप को डिफेंस करने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं है कि इन्होंने लेटर डिपार्टमेंट ने किस बेसिस के ऊपर रिकंसिडरेशन किया. 2006 से केस चल रहा है. 2000 जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, रिकंसिडरेशन किस चीज की हो गई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग काम कैसे करते हैं. अगर हम जाते हैं, जब जाते हैं तो कहते हैं होम बायर का क्या रोल है. इवन इनका डीटीपी का बोलने का ढंग ठीक नहीं था. इनके एक पढ़े लिखे बंदों से ये लोग ठीक से बात ही नहीं करते. हमारी जो स्टील फ्रेम है, इट नीड्स चेंजेस. There should be my request to government is and मोदी साहब is कि ये जितने भी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट हैं, इनके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बंदे होने चाहिए, टाउन प्लानिंग के बंदे होने चाहिए. इनके पास टाउन प्लानिंग के बंदे ही नहीं है इनके पास डिपार्टमेंट में. तो किस तरह काम चलेगा? हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये रेट्रिपिज्म चला रहे हैं, ये इनके पूरा स्टील फ्रेम, इनसे मिलना असंभव है जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता. आई एम वेरी क्लियर इन माई कंसेप्ट. भविष्य में भी आप एनसीआर की एक्सक्लूसिव खबरें देखने के लिए अब हमारा मेट्रो प्लस का फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कर शेयर जरूर करें, ताकि ये खबरें आपके साथ साथ आपके चाहने वालों के पास भी पहुंच सके. साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.